नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं, पूरे हफ्ते के बाजार की चाल भी आपको बताते हैं और इस आधार पर की करवाते हैं अगले हफ्ते की यानी सोमवार की विशेष तैयारी। दिग्गज एक्सपर्ट आपको इस पर अहम रणनीति सुझाते हैं। आज भी हम तमाम बातें करेंगे। इसके अलावा आप अपने सवाल तक पहुंचा सकते हैं। जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा सोमवार को, यानी कि जो सवाल आपने गुरुवार को पूछे थे वो सवालों के जवाब आज आपको दिए जाएंगे। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी आपने वो शेयर लिया हुआ है उसकी जानकारी दीजिए और अपना नजरिया जरूर, यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या नजरिया है, उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको अहम राय देंगे। तो सवाल पूछते रहिए। जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब सोमवार को हम देंगे और जिन लोगों ने कल यानी कि गुरुवार को सवाल पूछा था वो लोग ये शो आखिर तक देखें, उनके जवाब आज दिए जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जरा बाजार की चाल देख लेते हैं। आज जो बाजार है वो क्लोजिंग किस तरह की रही है वो जरा एक बार देखते हैं। तो अच्छी बात यह रही कि दबाव में तो रहा बाजार, लेकिन 26,000 का लेवल अभी भी निफ्टी थामे हुए है। 125 अंकों की गिरावट निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर। निफ्टी बैंक गिरावट ज्यादा कंसर्निंग है, 480 अंकों की गिरावट और 58,850 स्तर के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो ये आज के बाजार का पूरा हाल। लेकिन वीकली यानी कि पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह की चाल दिखाई है, जरा दिस वीक मार्केट का चार्ट लेकर आते हैं आपके सामने। तो आप अगर हम पूरे हफ्ते को देखें तो निफ्टी में देखिए लगभग आधा परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला, आधा परसेंट से ज्यादा, लगभग 0.60%। इसके अलावा बात करें निफ्टी बैंक की तो यहां पर भी आधा परसेंट का पॉजिटिव मोमेंटम पूरे वीक में जिस तरह की चल रही है, वोलेटिलिटी नेचर जो नजर आया बाजार का, उस हिसाब से ये रिटर्न नजर आया। निफ्टी अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहां नेगेटिव रिटर्न दिया है लगभग 0.79% का। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहां गिरावट ज्यादा रही है, 2.25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है निफ्टी स्मॉल कैप में इस हफ्ते। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी पॉजिटिव रहा, लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न यहां देखने को मिला। एफएमसीजी की बात करें तो यहां पर आप देखिए एक तरह का फ्लैट रुझान ही नजर आया। निफ्टी एनर्जी नेगेटिव रिटर्न 1% से ज्यादा का और निफ्टी ऑटो में 1% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। तो ये था न सिर्फ आज का बाजार बल्कि पूरे हफ्ते बाजार और सेक्टर किस तरह से चले वो भी आपके सामने रखा। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के गौरांग शाह सर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका अगले हफ्ते की तैयारी इस विशेष शो में। हमें बताइए अगले हफ्ते आप साफ तौर पर किन क्षेत्रों को, या एक लॉन्ग नजरिया देखें तो कौन से क्षेत्र जो हैं वो आपको आपका आउटलुक वहां पर बेहतर नजर आता है? धन्यवाद प्रशांत भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आप समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश। तो प्रशांत भाई, आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए देखिए, आज शुक्रवार था, हमने कल एक इस साल का आप कह सकते हैं सर्वोच्चम स्तर देखा। पूरे जीवन का जो सर्वोच्चम स्तर था उससे कुछ अंकों से हम चूक गए और आज मुनाफा वसूली शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। अगले हफ्ते गुरुवार को महीने की एफएनओ की एक्सपायरी है, शायद उठापटक हावी हो सकती है अगले हफ्ते भी। लेकिन शेयर के आधार पर जहां पर हमारी नजर रहेगी तो मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र ने बहुत शानदार रुझान दिया है पिछले कुछ समय से। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसीज, रक्षा क्षेत्र, कैपिटल इंजीनियरिंग क्षेत्र, शेयर बाजार जुड़ी हुई कंपनियां। एक चर्चा जो अक्सर एक क्षेत्र लेकर के इतनी नहीं होती है प्रशांत भाई, वो है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते आज डायरेक्शन हमने आईटी में आते हुए देखा है। हालांकि पूरे हफ्ते भर में करीबन 1.5% का ऊपर की तरफ का दायरा आईटी के सूचकांक में देखा, तो शायद आईटी भी थोड़ा योगदान दे सकता है। सीमेंट और आईटी जो है वो पसंद आते हुए वक्त गौरांग सर को। चलिए, अब आपके सवालों को भी हम शामिल करते हैं और बारी बारी से आखिर कौन से सवाल आपने कल पूछे उसको कहीं ना कहीं अपने रडार
तो सबसे पहला सवाल महेंद्र शास्त्री जी का है, राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। आरती इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 544 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और इनके पास 110 शेयर हैं। नुकसान झेल रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज में 544 के भाव से। गौरांग सर बताइए क्या राय हो। देखिए प्रशांत भाई, थोड़ी दिक्कत थी इस कंपनी में, थोड़ी नहीं ज्यादा ये दिक्कत थी। नतीजे लेकर के काफी बड़ी निराशा निरंतर हम देख रहे थे और फिर निचले स्तर से थोड़ा बहुत सुधार आते हुए देखा है। हमें लग रहा है कि जिस स्तर से ये काम कर रहा है, पहले कवरेज थी खरीदारी की प्रशांत भाई, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस आंकड़ों को लेकर के जो हम देख रहे थे उसको देखते हुए हमने हमारी कवरेज निकाल दी है। सीमित दायरे ऊपर की तरफ होते हैं अगर नतीजे अच्छे आए तो, लेकिन वहां कोई आशंका है। विशेष रूप में तो नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है इस पे, लेकिन स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स में कई सारी कंपनी है प्रशांत भाई जहां पर आप नजर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा केमिकल्स है, पीआई इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, यूपीएल है। यूपीएल में हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी पिछले कुछ हफ्तों से। ये सब सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। तो सक्षम मजबूत कंपनियां टाटा केमिकल्स और यूपीएल जैसे में आप कहीं ना कहीं बेहतर रुझान देख सकते हैं। छेलू गुप्ता हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और इनके पास फिजिक्स वाला के शेयर रखे हैं। 500 शेयर लिए हैं 128 के भाव। पूछ रहे हैं कि जो फायदा हुआ है क्या अब सेल कर दूं, क्योंकि 5% से ज्यादा की गिरावट अब स्टॉक में नजर आ रही है। बताइए गौरांग सर, फिजिक्स वाला कैसा लगता है आपको। देखिए ऐसे तो इस आईपीओ को क्षमा चाहता हूं कवर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर भी विशेष रूप में टिप्पणी नहीं वो करूंगा, लेकिन ईटी नाउ के दर्शकों को मैं एक सावधानी पूर्वक कुछ बातें बता सकता हूँ। पहले तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है प्रशांत भाई, इसमें हमने हाल ही में देखा कुछ कंपनी आई थी, लिस्टिंग हुई, कुछ बहुत ज्यादा गुना सब्सक्राइब होने के पश्चात भी निराशाजनक लिस्टिंग हुई, कुछ लिस्टिंग अच्छी 5-6 दिनों में करीबन 2 गुना हो गया और फिर नीचे की तरफ के दायरे। और एक तकलीफ ये है कि इन सब कंपनियों का कोई एक मापदंड नहीं होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज रिलेटेड जो कंपनियां होती है उसमें कुछ मापदंड होते हैं जिसको ध्यान में रख करके आप आकलन लगा सकते हैं, लेकिन ये ई कॉमर्स जैसी जो कंपनियां हैं उसमें एक नहीं होता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं मूल्यांकन को लेकर के और लक्ष्यांक लेकर के। मैं इनको एक ही कहूंगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। ये है राय आपको फिजिक्स वाला पे मिलती हुई। विक्रम कुमार का लेते हैं। टाटा कैपिटल पे उन्होंने खरीदारी की हुई है। 324 के भाव पे इनकी खरीदारी है और इनके भाव के आसपास ही है। टाटा कैपिटल कैसा लगता है गौरांग सर आपको। ये भी एक हाल ही की लिस्टिंग है जिसने बहुत बड़ा निराशा जो है लोगों के हाथ लगी। हालांकि टाटा समूह की कंपनी है, लेकिन जब से आईपीओ आया है यहाँ भी हमने कवरेज नहीं निकाली थी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए एनबीएफसीज में जैसे मैं टिप्पणी करा था जब आपका प्रश्न था कार्यक्रम की शुरुआत में कि कहां पर नजर रखें, तो मैंने वित्तीय क्षेत्र का पहला नाम लिया था और वहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज। हमें लग रहा है कि इसको छोड़कर बहुत सारी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं जिसने जीवन का नया सर्वोच्च स्तर बनाया। उदाहरण के तौर पर एल&टी फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, एमएनएम फाइनेंस मेरे ख्याल से कल आज में अपने जीवन का नया। तो ऐसी सब कंपनियों में आप ध्यान दें जहां पर इतिहास आपको आंकड़े के आधार पर कुछ मजबूत दर्शाता है। टाटा कैपिटल पर कवरेज नीति टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसको छोड़कर बहुत सारी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। तो ये और ये अहम सलाह आपको मिलती हुई। नवीन राय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल पर खरीदारी की हुई है और इसके साथ ही रेमंड भी इनके पास है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1986 के भाव पे खरीदारी है, नुकसान झेल रहे हैं। रेमंड लिमिटेड इन्होंने खरीदा है 700 रुपए के भाव पे और इनके पास 50 शेयर हैं, यहां पर भी इनको नुकसान होता हुआ। तो दोनों दिग्गज कंपनियों में इस तरह की खरीदारी गौरांग सर और नुकसान होता हुआ, बताइए क्या मार्गदर्शन होगा इन्हें। दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दूंगा। रेमंड्स लिमिटेड पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। लंबी अवधि के लिए निवेश तो बने रहे, अगर निवेश लायक पूंजी है तो यहाँ पर और जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके खरीद भाव से काफी कुछ नीचे आया है, तो लंबी अवधि के लिए और जोड़ सकते हैं।
भारत डायनामिक्स का जहां तक सवाल है, ये एक सरकारी कंपनी है और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिसके पास ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत है। ये काबिलियत अनुभव को लेकर के है, जहां तक ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन का सवाल है प्रशांत भाई। और आने वाले भविष्य में मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रक्षा क्षेत्र ने 55,000 करोड़ ऑलरेडी ऑर्डर बुक है इनके पास और ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कंपनियों के पास। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और आने वाले समय में ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते हुए अपने नतीजे बेहतर लेकर के आएगी और जिसका रुझान इनके शेयर के दामों पर भी बढ़ सकता है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा भारत डायनामिक्स में क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन इनका बिल्कुल कह सकता हूं कि एक सक्षम और मजबूत कंपनी है रक्षा क्षेत्र की सरकार। चलिए, तो मजबूत कंपनियां दोनों ही और बुलिश नजरिया, और इसके साथ ही आप लेवल्स का ध्यान रखिए। आकांक्षा का सवाल लेते हैं, प्रयागराज से इन्होंने सवाल पूछा है। बंधन बैंक इन्होंने खरीदारी की है 175 स्टॉक है, और नहीं, ये थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा, 175 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और 210 शेयर की संख्या है। बताइए गौरांग सर, बंधन बैंक को आप कैसे देखते हैं? निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक जहां पर नतीजों को लेकर के बहुत उतार चढ़ाव, कुछ समय पहले इनके टॉप मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ था। इनकी जो लोन बुक है वो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में ज्यादा केंद्रित है, जिसके कारण जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है वहां पर गति थोड़ी और फीकी पड़ती है, जिसके कारण नतीजों पर दबाव आता है। लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो हमारे तरफ से बने की राय है। तो लंबी अवधि के हिसाब से आपको बने रहने की सलाह। इस बीच हमारे साथ हमारे एक और मार्केट वत्सल जुड़ चुके हैं। वत्सल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और सवाल के साथ में ही आऊंगा, लाल हमारे एक दर्शक हैं, हिंद कॉपर इनके पास है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है और 335 की इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक। आज हिंदुस्तान कॉपर में हम देख रहे हैं लगभग 4% क्लोजिंग हुई है। क्या करना चाहिए हिंद कॉपर? जी, अगर मैं हिंद कॉपर की बात करूं तो स्टॉक बहुत दिनों बाद अपने जो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है। पर स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 300 के लेवल्स पे, तो मुझे लगता है इनको 300 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। अनीता चंद्रा का सवाल लेते हैं। जेबीएम ऑटो के 150 शेयर हैं इनके पास, 710 के भाव पे इन्होंने लिया है। 14,310 रुपए का इनको जेबीएम ऑटो में नुकसान हो रहा है। वत्सल, आपके पास आऊंगा, बताइए क्या करना चाहिए? जी, जेबीएम ऑटो में हमें अपने एक हाई बनाया 791, वहां से हमें लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। अभी स्टॉक का अपने सपोर्ट के पास एकदम अप्रोच करने को है, तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 595 के लेवल पे। तो मुझे लगता है 595 के एक एसएल के साथ उनको अगर स्टॉक होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई जेबीएम ऑटो पे। अरूप रॉय ने जियो फाइनेंस खरीदा हुआ है, 120 शेयर हैं इनके पास और 290 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। अच्छे लेवल पे इनकी खरीदारी है गौरांग सर, जियो फाइनेंस में 290 बताइए क्या रहा आपके? लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। मेरे ख्याल से पहले तो खरीद का स्तर काफी महफूज है और इस प्रकार से इनको नए कारोबार को लेकर के अनुमति मिल रही है। आने वाले भविष्य में इसका योगदान बैलेंस शीट पर आता हुआ दिखेगा, जिससे आय और शुद्ध मुनाफे में आपको इजाफा होते हुए दिखाई देगा। अनुमानित लक्ष्य प्रश्न मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 350 के पार के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि। 300 के ऊपर के लक्ष्य आप नजर आ सकते हैं। जियो फाइनेंस में बने रहने की आपको सलाह। डी प्रजापति का सवाल लेते हैं। एनबीसीसी में इन्होंने खरीदारी की हुई है, 10,000 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस एनबीसीसी में 30 रुपए पे है। 30 रुपए के भाव से इन्होंने होल्ड किया हुआ है और लंबे वक्त से बने हुए हैं। बताएं वत्सल, एनबीसीसी थोड़ा बहुत मुनाफा किया जाए या अभी पोटेंशियल बाकी है? जी, सबसे पहले तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी इनकी बाइंग प्राइस है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो मुझे लगता है
उनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग एसएल लगाना चाहिए 108 का। तो 108 के एक एसएल के साथ वो बने रह सकते हैं। ऊपर की ओर अगर स्टॉक 118 की रेंज को तोड़ता है, जो एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है स्टॉक 130 तक जा सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको एनबीसीसी पर मिलती हुई। संजय का सवाल लेते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स पर राय जानना चाहते हैं। 850 शेयर हैं इनके पास, 104 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। वत्सल, चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 104 ये इनकी प्राइस है, तो बताइए क्या राय होगी। जी, जीएमआर ने रिसेंटली अभी एक ब्रेकआउट दिया है 97 के लेवल्स पे, तो मुझे लगता है कि जीएमआर एयरपोर्ट में इनको होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस 98। ऊपर की ओर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक मिड टर्म टारगेट 120 का एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 98 के एक एसएल के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह और आपको लेवल्स भी बता दिए गए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। रंजीत गनोजे अकोला महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। संवर्धना मदसन इनके पास है और इन्होंने 228 के आसपास शेयरों की संख्या इन्होंने लिखी है और 70 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का नजरिया संवर्धना मदसन में लेकर चल रहे हैं। गौरांग, लॉन्ग टर्म के लिहाज से संवर्धना मदरसन 70 रुपए की खरीद क्या लगता है? ये ऑटो क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, ऑटो एंसिलरी आप कह सकते हैं इसको, और स्थानीय मार्केट में तो कामकाज है ही इनका, लेकिन विदेशों में भी काफी कामकाज है। लंबी अवधि का विषय तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करेगा प्रशांत भाई, तो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई जो ओएमसी यानी कि ओरिजिनल एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, या फिर आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कह लीजिए, या फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, या फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, इनका भी रुझान बेहतर हो सकता है। रहने की आपको सलाह लंबी अवधि के हिसाब से। दिनेश गुप्ता वाराणसी से इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। जेएसडब्ल्यू इनके पास है 3000 शेयर, 268 के भाव पे इन्होंने हुआ है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछ रहे हैं कि बने रहें या निकल जाएं। बताएं वत्सल, क्या सलाह होगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे? बाइंग अच्छी है 268 की। जी, इनकी बाइंग प्राइस अच्छी है, पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक ने आज कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है विथ बेरिश कैंडलस्टिक, तो मुझे लगता है इनको एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट ले लेना चाहिए स्टॉक में। तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए, हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। गौरांग सर, हमें बताइए आज वीआईपी के तौर पर आपकी पसंद क्या है? तो एक क्षेत्र की दिग्गज बैंक है और एक पेंट इंडस्ट्री की कंपनी जो पिछले साल दबाव में थी प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण। पहला विकल्प है आईसीआईसीआई बैंक के रूप में। नतीजों के पश्चात हमने हमारे लक्ष्यांक जो है वो ऊपर की तरफ किए हैं। 1570 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए अनुमानित। और एक बात कहना अनिवार्य ये भी होगा कि ये दोनों विकल्पों में नतीजे अच्छे आते आने वाले भविष्य में लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। तो पहला विकल्प है आईसीआईसीआई बैंक बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, और दूसरा विकल्प है एशियन पेंट्स। हमने देखा था बिरला उपज को लेकर के क्या परिस्थिति खड़ी हुई थी, और इतनी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद प्रशांत भाई जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए, आप सभी मापदंड में देख लीजिए, सभी पहलू पर देख लीजिए, चाहे वो आय से लेकर के वो शुद्ध मुनाफे के मार्जिन हो, शुद्ध मुनाफा हो, कोई भी और दूसरा मापदंड हो, प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट वाइज ब्रेकअप में भी अगर आप देखने जाते हो योगदान बहुत ही बेहतर था। 3250 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है एशियन पर लंबी अवधि। तो एशियन पेंट्स और आईसीआईसीआई बैंक, गौरांग सर की राय में लक्ष्य भी आपको लेवल्स बता दिए गए। वत्सल, आप बताइए आपके कौन कौन से रडार पे स्टॉक्स हैं? तो मेरे दो पिक्स रहेंगे। पहला रहेगा इंडसइंड बैंक, तो स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देके आज हमें रीटेस्ट के जो लेवल था वहां से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, तो 845 के लेवल पे बाइंग रहेगी। 820 का स्टॉप लॉस रहेगा, 890 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है अवंती फीड्स, तो अवंती फीड्स हमें उसमें भी एक राउंडिंग बॉटम का हमें ब्रेकआउट पहले ही देखने को मिला, फॉलो अप मूव भी मिल चुका है, तो स्टॉक में 58 पे बाइंग रहेगी। 823 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की
टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 900 के टारगेट एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं शॉर्ट टर्म। चलिए, तो अवंती फीड्स और इंडसइंड बैंक वत्सल को पसंद आते हुए बहुत धन्यवाद वत्सल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग सर चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन। बहरहाल अगले हफ्ते की तैयारी इस शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन सोमवार को आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।